बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेवल 9 के स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 11 में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ एंजाइम्स। इससे पहले कि हम एंजाइम को डिस्कस करें, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ और कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपके लिए समझना ज़रूरी है। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मेटाबॉलिज्म के इस वर्ड से आगाह होंगे, लेकिन जिन्हें इस वर्ड के बारे में पता नहीं या इस प्रोसेस के बारे में पता नहीं, उन्हें बताना ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन का सेट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए हेल्पफुल होता है। मेटाबॉलिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल मीन्स लाइफ में मौजूद केमिकल रिएक्शंस, यानी कि ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रूनुमा होने वाले रिएक्शंस को हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। सो इट इज़ अ बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू ऑब्टेन एनर्जी, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और इसमें एनर्जी भी प्रोवाइड की जाती है, यानी कि एनर्जी भी इसमें रिलीज होती है। नंबर 2 कैटेगरी इज़ एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें कि वो मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होते हैं या जिनकी प्रोडक्शन होती है, जो बनते हैं, जिनकी सेल्स को ज़रूरत होती है। इस ज़रिए से मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस सरअंजाम होता है। नाउ व्हाट इज़ एंजाइम? एंजाइम एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होता है, बट इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, ताकि वो स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कर सके। यहाँ पर जो वर्ड कैटलिस्ट है, इसको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है आप सबके लिए। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देता है, सुस्त रवि से होने वाले रिएक्शंस को तेज़ी से उनके एंड पॉइंट पर ले जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कैटलिस्ट अनचेंज रहता है, किसी किस्म से ये इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ हेल्पफुल होता है रिएक्शंस को स्पीड अप करने में। लिहाजा हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स एक्ट एज अ बायो कैटलिस्ट, जो कि मेटाबॉलिक पाथवेज में मौजूद डिफरेंट प्रोसेसेस को या रिएक्शंस को रेगुलेट करता है। अब ये एंजाइम जिस मॉलिक्यूल पर एक्ट करता है, उस मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट कहा जाता है, जबकि इस सबस्ट्रेट पर इस एंजाइम की एक्टिविटी के बाद जो न्यू मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट एक छोटी सी हमारे यहाँ पे एक डेफिनेशन है, दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली वो मिनिमम या कम से कम एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है या जो चाहिए होती है। वो तमाम केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शंस को इस एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब एंजाइम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिफरेंट तरीक़ों से मिनिमाइज़ करते हैं या उसको कम कर देती हैं। वो इनमें जो हम 3 स्टेप्स को देखेंगे। नंबर 1 है कि या तो ये सबस्ट्रेट की शेप को चेंज कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। नंबर 2, कुछ एंजाइम्स सबस्ट्रेट पर मौजूद जो चार्जेस होते हैं उनमें खलल पैदा कर देते हैं या उनमें तब्दीली ला देते हैं, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। उसके साथ नंबर 3 ये है कि सबस्ट्रेट की सिमत को और उसकी डायरेक्शन को सही कर देते हैं या उस पोजीशन में ले आते हैं कि जहाँ पर कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी के ज़रिए से ये प्रोसेस हो सकता है
इन 3 तरीक़ों से एंजाइम एक्ट करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को मिनिमाइज़ कर देते हैं। एंजाइम्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहा जाता है इंट्रासेलुलर एंजाइम्स एंड नंबर 2 इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। अब इंट्रासेलुलर एंजाइम्स वो होते हैं जो कि सेल्स या विद इन सेल्स के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। लाइक ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है एंड यू नो कि साइटोप्लाज्म सेल का एक कंपोनेंट है। तो लिहाजा ऐसे सेल्स ऐसे एंजाइम जो सेल के अंदर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, दोज आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। और वो एंजाइम्स लाइक पेप्सिन है जो कि हम जानते हैं कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन में अहम किरदार अदा करता है। ये एंजाइम्स स्टमक कैविटी में एक्ट करता है, मींस सेल्स से बाहर ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। ये टॉपिक इस चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी बहुत अहमियत है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इसका एक अपना इसकी पोजीशन है, लिहाजा इसको याद करना अपनों के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। नंबर 1 ये है कि सारे के सारे एंजाइम ऑलमोस्ट प्रोटीन होते हैं। नंबर 2 ऐसे एंजाइम रिएक्शंस जिनमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं, मींस वो मिलियन टाइम्स तेज़ी के साथ एंड पॉइंट पर पहुंच जाते हैं एज़ कंपेयर टू दोज जिनमें एंजाइम्स मौजूद नहीं होते, या हम कह सकते हैं जो कि अनकैटालाइज्ड होते हैं या अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं। नंबर 3 के एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ये बहुत मखसूस होते हैं अपने रिएक्शंस के हवाले से और सबस्ट्रेट की नेचर के हवाले से। अगर किसी भी किस्म की इसमें रद्द-ओ-बदल या तब्दीली हो तो ये अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करते। नंबर 4 सिर्फ बहुत कम मिकदार में एंजाइम का कोई एक हिस्सा कैटालाइसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और उस एरिया को जो कि उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव साइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स में पॉइंट नंबर 5, एंजाइम्स रेगुलेट होते हैं इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स से। कुछ ऐसे अवामिल जो कि प्रोसेसेस को रोक देते हैं और कुछ ऐसे अवामिल जो कि इन चीज़ों को स्टार्ट करवा देते हैं या एंजाइम्स को एक्टिव करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो लिहाजा इस हवाले से एंजाइम्स बाज़ औक़ात अगर ज़्यादा तादाद में हम कह सकते हैं कि मौजूद हो तो वो रेगुलेट होता है बाय दीज इनहिबिटर्स, और अगर वो कम तादाद में मौजूद है या मिकदार में मौजूद है तो फिर वो एक्टिवेटर्स के ज़रिए से एडजस्ट होता है या रेगुलेट होता है। पॉइंट नंबर 6, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं कि जिन्हें किसी किस्म की दूसरे कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं होती अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ एंजाइम्स ऐसे हैं कि जिन्हें नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या आयंस की ज़रूरत पड़ती है जिनकी मदद से वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ऐसे तमाम नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कोफैक्टर्स कहा जाता है। ये कोफैक्टर्स याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों तरह के हो सकते हैं। नंबर 7 पॉइंट में देखें कि अगर ये कोफैक्टर बहुत टाइटली बाउंड हों एंजाइम के साथ, बहुत सख्ती से जुड़े हुए हों, तो फिर हम इन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और इन केस अगर ये कोफैक्टर बहुत लूजली अटैच हैं, बहुत हल्के से जुड़े हुए हैं, इनकी बाउंडिंग बहुत मजबूत नहीं है, देन दीज आर कॉल्ड या दीज कोफैक्टर्स आर कॉल्ड कोएंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स एक ख़ास तरतीब में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं एंड मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करते हैं। हम इसे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सपोज़ अगर एक रिएक्शन में
किसी एक सबस्ट्रेट पर एक्ट करने वाला एंजाइम ने एक्ट किया और एक न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। माइट बी वो जो प्रोडक्ट फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे में जो प्रोड्यूस हुआ वो अगले किसी और मरहले में किसी और एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का काम करे। लिहाजा फर्स्ट प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि इस मरहले में प्रोडक्ट बनने वाला दूसरे मरहले में उस एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट होगा और माइट बी उस सबस्ट्रेट के साथ मिलकर फिर एक प्रोडक्ट बनने वाला किसी तीसरे एंजाइम के लिए अगेन एक सबस्ट्रेट का काम करे। इस तरतीब से एक मेटाबॉलिक पाथवे डिज़ाइन होता है और एंजाइम्स इसको रेगुलेट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस तमाम टॉपिक से बहुत कुछ सीख चुके होंगे। किसी किस्म की क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। होम असाइनमेंट में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 4, लेकिन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप इसमें ज़रूर करेंगे। नंबर 1 ये है कि राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, एंड एक आप लोगों के लिए स्पेशल होम असाइनमेंट है दैट इज़ डिफाइन यूजेस ऑफ एंजाइम्स, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स का फ़ौरन बाद एक टॉपिक है। इसे आपने ख़ुद पढ़ना है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इसे आप लोगों ने लिखना है एंड मेमोराइज भी करना है। हमारा इसके बाद जो टॉपिक होगा दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।